चलो टॉपिक डालो वेव्स। पहले इसमें स्ट्रिंग वेव्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फिर उसके बाद साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वेव्स, वेव्स होती क्या है, किस वेव कैसे जनरेट होती है। जैसे पानी में एक पत्थर डालोगे आप लोग तो क्या होगा, पानी में वेव जनरेट होगी। ठीक है, तो वेव क्या होता है, एक तरह का डिस्टरबेंस होता है। और वेव के थ्रू, जैसे वेव ट्रेवल कर रही है, तो वेव ट्रेवल कर रही है तो अपने साथ क्या है, उसके साथ एनर्जी। तो एनर्जी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव कर रही है। ठीक है, तो ये एक तरह का डिस्टरबेंस है जिसके कारण एनर्जी और मोमेंटम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर हो रहा है। क्या पार्टिकल भी ट्रांसफर होते हैं इसमें? जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे मुंह के सामने जो पार्टिकल्स है, क्या वो जो भी ये रिसीवर है, मोबाइल है, क्या यहां तक पहुंच पा रहे हैं? यस सर। पार्टिकल तो अपनी पोजीशन पर है, सर पार्टिकल उसको तो भी अपनी तो, पोजीशन पर ही है। हाँ सर उसमें भी डिस्टरबेंस तो आना ही चाहिए ना सर। हाँ, डिस्टरबेंस तो आ रहा है, लेकिन वो डिस्टरबेंस एक पार्टिकल से, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल ये डिस्टर्ब हुआ, फिर इसके बाद ये वाला जी। पार्टिकल डिस्टर्ब होगा, फिर ये डिस्टर्ब होगा। इस तरह से डिस्टरबेंस आगे ट्रांसफर करते जाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। तो सबसे पहले लिख लो वेव्स होती क्या है। इट इज अ डिस्टरबेंस by which energy and momentum, खाली एनर्जी भी लिख सकते हो, एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रांसफर फ्रॉम one place to another place without transferring particle। पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते इसमें, पार्टिकल अपनी पोजीशन पे रहते हैं, ओनली एनर्जी मूव करती है। ठीक है, जैसे मान लो रिवर है या फिर कोई लेक वगैरह है, लेक में आपने पानी पत्थर डाला तो इसके आसपास क्या होगा, इस तरह से वेव जनरेट होगी। ठीक है, तो ये क्या चीज है, जहां पे पत्थर डाला, ये डिस्टरबेंस, यहाँ पे आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया। फिर जैसे यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, कॉर्क का पीस, तो एक कॉर्क का पीस जो होगा वो आप देखोगे वो ऊपर नीचे हिलता रहेगा। क्या कॉर्क का पीस भी मूव करेगा क्या? नो सर। नो सर। कॉर्क का पीस, आप डिस्टरबेंस ज्यादा डिस्टर्ब मत करना, मतलब कि पूरा पार्टिकल ही मूव कर जाए, हल्का सा डिस्टरबेंस होगा तो कॉर्क का पीस क्या होगा, अपनी पोजीशन पर ऊपर नीचे मूव करता रहेगा। ठीक है, तो जो एनर्जी है वो एनर्जी इस तरह से वेव बनते हुए ट्रांसफर हो रही है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक, और क्या तरीका है, जैसे एक स्प्रिंग ले लो, और यहां पर एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, अब स्प्रिंग को कंप्रेस करके छोड़ दो तो क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रिंग की जो शेप है वो ऐसी कुछ हो जाएगी। ठीक है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी तो ऊपर नीचे मूव करेगी, और ये स्ट्रिंग में क्या होगी, वेव प्रोड्यूस होगी। तो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल है, पार्टिकल देखो वहीं पर है, जैसे पार्टिकल यहां पर था, ये यहां पहुंच गया, फिर ये नीचे आएगा,
तो पार्टिकल तो अपनी ही पोजीशन पे ऊपर नीचे मूव करते रहेंगे। ठीक है, पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, टू एंड फ्रो, सॉरी ऊपर नीचे। पार्टिकल मोशन, पार्टिकल यहां पर है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। आई बात समझ में? यस नोट सर। कर लो। चलो आगे देखें। नोट कर लेने दीजिए सर। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। तो वेव को देखो कैसे क्लासिफाई किया गया, अलग अलग, जैसे मीडियम में किसी को मीडियम की जरूरत पड़ती है, किसी को नहीं पड़ती, एनर्जी के बेसिस पर, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर। तो पहले मैं डिवाइड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, जो पार्टिकल है वो कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के बेसिस पर वेव दो तरह की होती है, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसफर वेव में क्या होगा, जो एनर्जी है वो ऐसे ट्रांसफर करेगी वेव, वेव ऐसे जाएगी, और जो पार्टिकल है, पार्टिकल इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन होगा। पार्टिकल जो है, वेव जा रही है ऐसे और पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफर वेव। इसका एग्जांपल, जैसे स्ट्रिंग में, वेव्स इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो वेव बनती है उसमें ऐसा होता है, वेव आगे जाती है और पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेशन होता रहता है पार्टिकल। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, वेव ऐसे जा रही है, और जैसे पार्टिकल है इधर, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, तो इन पार्टिकल मोशन जो वाइब्रेशन होगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव होगा। पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? अपनी पोजीशन पर जिस तरफ वेव ऐसे जा रही है, तो पार्टिकल भी ऐसे से वाइब्रेट कर रहे हैं। इसका एग्जांपल है वेव इन स्प्रिंग। ये आपका साउंड वेव भी ऐसे ही ट्रेवल करता है, साउंड वेव भी लिख सकते हो आप। स्प्रिंग के अंदर जो वेव बनती है, जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को छोड़ दो तो इसमें जो पार्टिकल होगा वो आगे पीछे वाइब्रेट करेगा, वो वेव भी ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, यस सर। फिर दूसरा आता है, ये तो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के बेसिस पर, दूसरा आता है
मीडियम के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, कि मीडियम क्या है। तो मीडियम के बेसिस पर दो तरह की वेव होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या है? ऐसी वेव जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, बिना मीडियम के ये ट्रांसफर नहीं हो सकती। जैसे साउंड, साउंड वेव जो है, मान लो यहाँ पे वैक्यूम होता तो मैं आप लोगों को, मतलब आप लोग मेरी आवाज नहीं सुन पाते। तो ऐसी वेव जिसको मीडियम की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव, रिक्वायर मीडियम। एग्जाम्पल में लिख लेना साउंड वेव। साउंड वेव को मीडियम की जरूरत पड़ती है। दूसरी हो गई नॉन मैकेनिकल वेव, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, डज नॉट रिक्वायर मीडियम। जैसे आपका लाइट हो गया, अब सन से जो लाइट आ रही है अर्थ के बीच में है, तो सन और अर्थ के बीच में तो वैक्यूम भी है, तो फिर भी लाइट आ जा रही है। तो लाइट भी क्या एक तरह की वेव है। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, एक्सरे हो गई, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, जितनी भी रेज होती है वो सब नॉन मैकेनिकल वेव में काउंट होंगे, उनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो एग्जांपल में लिख देना ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। ठीक है। तीसरा टाइप देखो, मतलब तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एनर्जी के बेसिस पर दो तरह की वेव होती है, एक होती है प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। प्रोग्रेसिव वेव। और दूसरा होता है स्टैंडिंग वेव। नॉन मैकेनिकल का लिख लिया आप लोगों ने, इसको रब कर रहा हूं मैं। यस सर। तो प्रोग्रेसिव वेव ऐसी वेव जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है। पासेस थ्रू मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, पासेस थ्रू मीडियम। और स्टैंडिंग वेव क्या होती है? जो दो मीडियम के बीच में ही रुकी रहती है, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में नहीं जा पाती। इट कन्फाइंड बिटवीन टू मीडियम। इट कन्फाइंड बिटवीन टू मीडियम, दो मीडियम के बीच में ही रहेगा। बात समझ में आई? यस। तो ये था वेव के कुछ टाइप, नोट कर लो इसको। अब हम लोग निकालेंगे कि जो वेव होती है उस वेव की स्पीड क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उन सभी के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे।
नोट कर लो इसको, और नोट कर लिया तो बता दो। हो गया अरुण? कर रहे हैं सर। अब लिखो रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी। तो देखो वेव कैसे जनरेट करेंगे हम लोग। एक स्प्रिंग ले लिया और एक ब्लॉक लगा दिया, और इससे क्या है, एक स्ट्रिंग अटैच है। ठीक है, स्ट्रिंग। अगेन जब मैं इसको कंप्रेस करके छोड़ूंगा तो ये क्या बनाएगा, वेव बनाएगा। इस तरह से वेव बनेगी स्ट्रिंग में। ठीक है, तो देखो इसका जो मोशन होगा, इसको कंप्रेस करके छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये पहले से ऊपर जाएगा ये ब्लॉक, फिर नीचे आएगा, फिर वापस से अपनी पोजीशन पर आएगा। यहां पे मैंने घड़ी रख ली, और घड़ी में देखा कि इसको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा। ठीक है, ये ऊपर गया ब्लॉक, फिर नीचे आया वापस उसी पोजीशन पर, फिर नीचे गया, फिर वापस से अपनी पोजीशन पर आया। तो मैंने टाइम नोट कर लिया, उसको क्या बोलेंगे, वन टाइम पीरियड। उसको क्या बोलेंगे, वन टाइम पीरियड। एक कंप्लीट पूरा ऑसिलेट करने में इसको कितना टाइम लगा, ऊपर जाके वापस, नीचे से वापस से उसी पोजीशन पर आने में इसको जो टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। उसको रिप्रेजेंट करेंगे टी से। फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है एफ इक्वल टू 1/t होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वेव जनरेट हो रही है। मैंने क्या करा, इसकी एक पिक्चर खींच ली, पिक्चर, या फिर ये स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट ऑफ साइनोसॉडियल वेव। स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मतलब जानते ही हो आप लोग। इसकी पिक्चर खींच ली मैंने। तो देखो यहां पर जो पार्टिकल है और ये पार्टिकल दोनों टॉप पर है, तो इस यहां से लेके ये पार्टिकल दोनों सेम फेज पर है, या सेम पोजीशन में बोल सकता हूं मैं। ये भी ऊपर है हाईएस्ट पॉइंट पर, ये भी हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, लैम्डा। लैम्डा क्या होगा, इसको बोलेंगे वेवलेंथ। और यहां से लेके पूरी डिस्टेंस पार्टिकल मैक्सिमम कितना अपवर्ड जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, अपनी मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना अपवर्ड जा रहा है या कितना एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। लैम्डा क्या हो गया आपका, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या हो गया, दो पार्टिकल्स के बीच में जो सेम फेज पे हो उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स हैविंग सेम फेज, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। आई बात समझ में।
और वेव तो हमें पता है, वेव इधर की तरफ मूव कर रही है, मान लो v स्पीड से मूव कर रहा है, ये वेव स्पीड हो गया, वेव स्पीड क्या हो गया v। और वेवलेंथ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये जो वेव ट्रांसफर हो रही है, तो एक कंप्लीट वेव बनाने में, अब देखो ये पूरा कंप्लीट यहां तक हो गया, तो वेवलेंथ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में वेव कितना ट्रेवल करी, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव in one complete oscillation, in one complete oscillation। अब मुझे पता है कि जो वेव है वो v स्पीड से मूव कर रही है, और एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, दैट इज t। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने, तो लैम्डा बराबर, लैम्डा हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, तो लैम्डा बराबर क्या v इंटू टी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, लैम्डा यस बराबर सर। क्या हो जाएगा v इंटू टी, तो यहां से वेव स्पीड आ जाएगी आपकी v बराबर लैम्डा बाय टी, और 1/t तो आपका f होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा भी हो जाएगा आपका। लैम्डा v को, वेव स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। बोलो समझ में आया। सर फ्रीक्वेंसी क्यों लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में 1/t को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं ना, हाँ सर। तो वेव स्पीड को फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में कैसे डिफाइन करेंगे, f इंटू लैम्डा। 1/t था ना, इसको फ्रीक्वेंसी लिख दिया। ठीक ठीक। नोट कर लो इसको। अब आगे देखते हैं हम लोग और भी बहुत सारी चीजें। अब टॉपिक डालो, जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन, तो मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई वेव है और इस समय इसको मैंने ओरिजिन ट्रीट किया और वेव कुछ इस तरह से बन रही है। इधर क्या है, y, यहां पर क्या पोजीशन है, यहां पे x इक्वल टू 0 है और t भी क्या है यहाँ पे 0। x इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0। अब देखो वेव आगे जा रही है, तो t टाइम बाद वेव मान लो यहां से वेव बनना स्टार्ट हुई, t टाइम बाद वेव यहां कहीं पहुंच जाएगी, आगे मूव कर रही है ना इधर की तरफ, तो t टाइम पे वेव यहां कहीं पहुंच जाएगी। पार्टिकल मान लो इस, ये पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो सपोज करो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ y, और यहां से यहां तक इसको समय कितना लग गया, इसको डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है x, और यहां पे इसको टाइम लग गया कितना, t समय लग गया। तो किसी भी पार्टिकल का पोजीशन
किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक तो वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, दूसरा किस टाइम के लिए निकाल रहा हूं, क्या पता ये पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, तो टाइम के हिसाब से इसका पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो जो y है, क्या y फंक्शन है किसका, x का और t का, ये बात समझ में आई क्या। y जो है किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल की पोजीशन, एक तो टाइम पे डिपेंड कर रही है ठीक। और एक डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है कि उसको मैं ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे ले रहा हूं। अगर इस पार्टिकल को लेता तो ओरिजिनल डिस्टेंस ये होती, यस सर। इस t टाइम पे ये डिस्टेंस, ये पार्टिकल यहां पर था। तो पार्टिकल की पोजीशन दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक तो टाइम, कितना टाइम लिया मैंने, दूसरा कितनी डिस्टेंस पे ले रहा हूं मैं पार्टिकल को। बात समझ में आई। यस सर। हमने एसएचएम पढ़ा था, तो ये जो पार्टिकल इधर ये ऊपर नीचे एसएचएम कर रहा है क्या,